प्रिय मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को पढ़ रहे थे। और उस यात्रा में हम लोगों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू किया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक आ चुके थे। और इसके पहले हमने आपके बीच में संविधान क्या है, क्यों बनाया जाता है और किसने बनाया है, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है या अन्य कमेटियां क्या हैं, कौन किसने इसकी अध्यक्षता किया है, इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग उसी श्रृंखला में थोड़ा आगे बढ़ते हुए एक टॉपिक ले रहे हैं, भारतीय संविधान। तो अब हमारे सामने ये आता है कि जो भारतीय संविधान है उसको हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, क्या क्या दो भागों में बांट लेते हैं? देखिए, एक तो हम कहेंगे कि मूल संविधान क्या है, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे जो उसमें विकास हुआ है उसको पढ़ेंगे। तो आइए थोड़ी हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि जो मूल संविधान है ये है क्या। तो अगर हम ये कहें कि जो हमारा मूल संविधान है इसमें कुल कितने आर्टिकल्स हैं, ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात हम कर रहे हैं। ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बच्चों, ये जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसमें कितने आर्टिकल थे? आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। तो आप कह दोगे कि सर 395 आर्टिकल थे, ठीक है। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद थे। और क्या था? तो आप कह दोगे कि सर इसमें 22 भाग थे, मतलब जो पार्ट हैं ये कितने थे? तो आप कहोगे कि सर ये 22 पार्ट हैं, ठीक है। अब इसके साथ एक बात और आता है कि इसमें अनुसूचियां या शेड्यूल कितने थे? तो आप याद रखिएगा कि शेड्यूल या अनुसूचियां कितनी हैं? मूल जो हमारा संविधान था, तो आप कहोगे कि सर ये अनुसूचियां 8 थी, ठीक है बच्चों। और अब एक बात और भी आता है कि परिशिष्ट क्या है, ठीक है। तो आप कहोगे परिशिष्ट कुल कितने थे? तो आप बोलोगे कि सर परिशिष्ट यह 4 थे, ठीक है। जब हम लोगों ने इतनी चीज़ें करी, अभी मैं आपको मॉडर्न इसकी जो हालात है उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप इस मैटर को अच्छी तरह से तैयार कर लें, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये जो हमारा संविधान है इसका लेखन और चित्रांकन किसने किया है। तो आइए जरा देखते हैं कि मूल जो संविधान है इसको लिखा किसने, लेखन और चित्रांकन। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका लेखन और चित्रांकन किसने किया था। तो पहली बात आप याद रखिएगा कि जो भारतीय संविधान है, मूल संविधान, ठीक है, ये मूल संविधान कैसा है? तो आप कहोगे कि सर हस्तलिखित है, ठीक है, मतलब हाथ से लिखा गया है, ठीक है। अब ये जो हस्तलिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, तो हमको ये जानना है कि ये जो हस्तलिखित संविधान है इसको लिखा किसने, ठीक है, किसने लिखा है? तो आप कहोगे कि सर प्रेम बिहारी नारायण
रायजादा ने लिखा है। क्लियर? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। क्लियर है ना? अब आप जब इतनी बातें आप जान गए तो आप ये चीज याद रखिएगा, इसे लिखने में कुल कितना समय लगा था, लिखने में कुल कितना समय लगा था। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सर को। तो आप कहोगे कि सर 2 वर्ष लगा है, 11 माह लगा है और 18 दिन लगा है। ठीक है बच्चों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये लग गए हैं। ठीक है, पैसा कुल कितना खर्च हो गया था संविधान के निर्माण में? तो आप कहोगे कि सर लगभग 63 लाख रुपीस लग गए थे, 63 लाख रुपए तक का इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ था। ठीक है, लेकिन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, ठीक है, भारतीय संविधान को लिखने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया था। ठीक है, तो लेकिन एक शर्त जरूर रखा था लिखने में। तो उन्होंने लेखन के लिए अपने श्रम का जो है, जो मेहनताना होता है, मेहनताना उन्होंने नहीं लिया। ठीक है, लेकिन एक शर्त जरूर रखा था कि भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर, ठीक है, उनके पूर्वज या आप कह सकते हैं ग्रैंडफादर का नाम अवश्य लिखा जाए। ठीक है, तो आप कहेंगे उनके ग्रैंडफादर का क्या नाम है? राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, तो अब आपको एक बात यहां पर याद रखना है कि भारतीय संविधान के प्रत्येक पेज पर, ठीक है, क्या लिखा गया है? तो आप कहोगे कि राम लिखा गया है। तो यह राम भगवान राम नहीं है, अपितु प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के, ठीक है, ग्रैंडफादर हैं। क्लियर? अब एक चीज आपको याद रखना है, ठीक है, इसमें जो साज सज्जा है, मतलब इसको सजाने के लिए किसी ने कुछ कार्य किया है, तो आप कहोगे कि सर देखो कि जो भारतीय संविधान है, ठीक है, इसके साज सज्जा को किसने निर्मित किया है? तो आप एक चीज याद रखना कि भारतीय संविधान को सजाने की जिम्मेदारी 2 लोगों को दी गई थी। ठीक है, वह 2 लोग कौन थे? आप कहोगे कि सर एक है, ठीक है, कला निकेतन, ठीक है, के चित्रकार, और दूसरे हैं शांति निकेतन के चित्रकार। कला निकेतन के चित्रकार और दूसरे कौन है बच्चों? तो आप कहोगे कि शांति निकेतन के चित्रकार। ठीक है, अब लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान के चित्रकारों का, भारतीय संविधान को सजाने के लिए जो चित्रकार बुलाए गए थे, उनकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आप कहेंगे कि सर कला निकेतन के चित्रकार नंदलाल बोस ने किया था। नंदलाल बोस ने किया था। ठीक है, क्लियर? और इसके अतिरिक्त शांति निकेतन के अनेक चित्रकारों ने, ठीक है, क्या किया था? इसमें सहयोग दिया था। ठीक है, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भारतीय संविधान है, ठीक है, इसमें क्या है? तो आप कहोगे कि सर भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर, ठीक है, चित्र बने हैं। ठीक है, जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो हम वहां आपसे चर्चा करते रहेंगे कि देखिए किस पार्ट पर क्या चित्रकारी की गई है। ठीक है ना? तो फिलहाल आइए अभी हम लोग देखते हैं कि भारतीय जो संविधान है इसका रखरखाव कहाँ है। तो भारतीय संविधान का रखरखाव आइए चर्चा करते हैं।
ठीक है ना बच्चों, रख रखाव या आप कह सकते हैं देखभाल। ठीक है, तो भारतीय संविधान की देखभाल या रख रखाव कौन करता है? तो आप कहेंगे कि सर ज्ञानपीठ पुस्तकालय करता है, ज्ञानपीठ लाइब्रेरी करती है। ठीक है, या आप ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये ज्ञानपीठ लाइब्रेरी कैसी लाइब्रेरी है? तो आप कह देना कि सर ये भारतीय संसद की लाइब्रेरी है, ये इंडियन पार्लियामेंट की जो लाइब्रेरी है उसी का नाम है ज्ञानपीठ लाइब्रेरी। ठीक है, ज्ञानपीठ लाइब्रेरी किसकी लाइब्रेरी है? इंडियन पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है। और इसी लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है, हीलियम गैस से भरी हुई एक चैम्बर में, ठीक है, रखा गया है भारतीय संविधान को। हीलियम, या तो आप हीलियम गैस में रख सकते हैं या नाइट्रोजन में रख सकते हैं। ठीक है, तो हीलियम गैस से भरे हुए एक चैम्बर में इसे रखा गया है। ठीक है, और अब आइए हम लोग एक बात और करते हैं। ठीक है, वो क्या है? भारतीय संविधान का जो स्रोत है वह क्या है? ठीक है, तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान का स्रोत। तो बच्चों, जो भारतीय संविधान का स्रोत है इसको हम लोग जाने, ठीक है, इसके पहले हमको एक चीज याद रखना है कि भारत का जो संविधान है, ठीक है, भारत का संविधान, ये देखिए हमने क्या लिखा। ठीक है, भारत की जनता, ठीक है, और भारत के नेताओं, ठीक है ना, भारत की जनता और भारतीय नेताओं की किससे? आदर्शों, भारतीय जनता और भारतीय नेताओं के आदर्शों और इच्छाओं, और क्या है? आप कहेंगे उनके मूल्यों का यह क्या है? आप कहोगे सर दर्पण है। क्लियर? इसमें आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान भारत की जनता हो, भारत की जनता, ठीक है, और उसके नेताओं के आदर्शों, इच्छाओं और मूल्यों का दर्पण है। क्लियर? अब बच्चों, इसके बाद हमको एक चीज और देखना है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो स्रोत है, ठीक है, वह क्या है? तो आप कहोगे कि सर, ठीक है, वो आंतरिक और बाह्य दोनों है। स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? सोर्सेस क्या हैं? तो आप कहोगे कि सर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है। इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। मतलब आप कह सकते हो कि सर आंतरिक स्रोत है, आंतरिक स्रोत, और कौन सा स्रोत है? आप कहोगे कि सर बाह्य स्रोत है। ठीक है, ये है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इंटरनल स्रोत क्या क्या है। ठीक है, तो इंटरनल स्रोत में आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इतना लिख लीजिए कि इंटरनल सोर्स। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इंटरनल सोर्स क्या है या आंतरिक स्रोत क्या है, तो देखिए ये चीज लिखा गया है, तो आप कह दोगे कि सर, ठीक है, तीन है, मेनली तीन है, मुख्यतः तीन है। कौन कौन से तीन है ये देखो, आप ऐसे याद रखना। एक क्या है? तो आप कहेंगे मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, जो मोतीलाल
रिपोर्ट है, ठीक है, उससे भी हमारा संविधान प्रेरित है। दूसरी बात क्या है, आप कहोगे कि सर ठीक है गांधीयन थॉट्स है या गांधी जी का दर्शन है। गांधीयन थॉट, ठीक है, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट से भी हमारा संविधान प्रेरित है, गांधीवाद से भी प्रेरित है। और तीसरी चीज जो है वो क्या है, तो आप कहोगे कि सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो फिर से आप देख लीजिएगा कि जो भारतीय संविधान है उसका स्रोत क्या है, सोर्सेस क्या है। तो हमने कहा कि देखिए दो स्रोत हैं सर, एक इंटरनल सोर्स क्या है या आंतरिक स्रोत क्या है, फिर हमने कहा कि बाह्य स्रोत क्या है, ठीक है। तो आप ये एक चीज देखिए कि जो आंतरिक स्रोत है, ठीक है, उसको हमने शॉर्ट में कर दिया है इंटरनल सोर्स। और इंटरनल सोर्स में हमने बताया, ठीक है, कि केवल आप तीन चीजों को याद रखिए। एक मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट को आधार बनाइए, फिर गांधीवादी विचारों की बात करिए आप, इसके बाद आपको क्या करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ध्यान रखना है कि इससे लिया गया है। अब एक चीज हमको याद रखना है, अगली बात, जो गांधीवाद है या गांधीयन थॉट्स है उससे भारत के संविधान में क्या लिया गया है, गांधीवादी दर्शन का क्या प्रभाव है, गांधीवाद से हमारा संविधान कहाँ प्रेरित है। तो आप कहोगे कि सर गांधीवाद से हमारे संविधान में दो चीजें साफ साफ झलकती हैं कि यह गांधी जी का दर्शन है। एक तो यह है कि पंचायती राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, एक तो ये हमारा है गांधीवाद से, और दूसरा गांधी जी, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में विश्वास करते थे, ठीक है, विश्व बंधुत्व में बात करते थे गांधी जी। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ठीक है, ये किससे प्रेरित है, आप कहेंगे गांधीवाद से प्रेरित है। अब अगर आपसे पूछा जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या लिया गया, तो बच्चों आप याद रखिएगा, ठीक है, कि आप कह सकते हो कि सर 250 आर्टिकल, ठीक है, या अनुच्छेद ये कहाँ से लिए गए हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं सर, ठीक है, क्लियर। और अब आइए अगली बात हम करते हैं आपके सामने, और वो क्या है कि बाह्य स्रोत क्या है भारत का संविधान का। इंटरनल तो आपने ये समझा, तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना होगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत का संविधान है ये सर्वाधिक किससे प्रभावित है, आप कहेंगे कि सर भारत सरकार अधिनियम 1935 से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी प्रभावित है। सबसे ज्यादा 1935 से ही यह क्या है, ठीक है, प्रभावित है, ठीक है, वहीं से सबसे ज्यादा चीजें ली गई हैं। ऐसा क्यों किया गया, तो आप कहोगे कि सर ऐसा इसलिए किया गया ताकि चूंकि भारत की जनता एक लंबे समय से, ठीक है, अंग्रेजी शासन से शासित हो रही थी और उसकी अभ्यस्त हो चुकी थी, ठीक है, इसलिए हमारी जनता के लिए यह एक बेहतर, ठीक है,
मतलब एक सहज रास्ता था, इसलिए हमने, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की धाराओं को अपनाया है। लेकिन आप याद रखिएगा, भारत कोई कोप मंडूप नहीं था। हमारे जो संविधान निर्माता थे वो काफी संकीर्ण होकर के बात नहीं करना चाहते थे, बल्कि वह पूरी दुनिया का जो संविधान है उस पूरी दुनिया के संविधान का अध्ययन करना चाहते हैं, और उन्हें जो कुछ भी अच्छा लगा, ठीक है, दूसरे देशों में जो कुछ भी अच्छा लगा उसको उन्होंने क्या किया है, अपने देश में अडॉप्ट किया है, और इस प्रकार से भारत के संविधान को एक अद्भुत, ठीक है, संविधान बनाने की कोशिश किया है। और यही कारण था कि सर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि यदि कभी भी भारत का संविधान, ठीक है, लोगों को, ठीक है, क्या लगे, अनुपयुक्त लगने लगे, ठीक है, तो आप ये समझ लेना कि भारत के संविधान में कमियां नहीं है, कमियां तो उसे इम्पोज करने वालों में है, उसे लागू करने वालों में है। क्योंकि भारतीय संविधान को, ठीक है, कहीं पर लचीला तो कहीं पर रिजिड बनाया गया है, कहीं पर बहुत ज़्यादा कठोर बनाया गया और कहीं पर बहुत लचीला बनाया गया है। तो इसीलिए B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि समय के साथ हमारे संविधान में, ठीक है, परिवर्तन करने की, ठीक है, अद्भुत क्षमता है। इसलिए हमारे संविधान में कोई कमी नहीं है, और यह आज भी रिलेवेंस है और कल भी इसकी रिलेवेंसी रहेगी। औचित्य कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और अगर किसी को लगता है कि भारतीय संविधान में कमियां हैं, तो निश्चय मानिए कि कमियां संविधान में नहीं है, कमियां उसे लागू करने वालों के दिल और दिमाग में है। ठीक है बच्चों, अब हमने इतनी बातें भी कर ली। अब आइए जरा हम लोग देखते हैं कि बाह्य स्रोत क्या है। ठीक है, तो एक्सटर्नल सोर्सेस क्या हैं, तो आइए देखते हैं बाह्य स्रोत क्या है। ठीक है ना, तो देखते हैं बाह्य स्रोत। तो बाह्य स्रोत में हम पहला नाम लेंगे ब्रिटेन का। ठीक है, ब्रिटेन का नाम लेंगे। क्यों नाम लेंगे? क्योंकि हम ब्रिटेन द्वारा ही लगभग 200 वर्षों तक शासित हो रहे थे, और हमने ब्रिटेन से क्या सीखा है, क्या लिया है। आप कहोगे कि सर संसदीय शासन प्रणाली या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को लिया है, संसदीय शासन प्रणाली को लिया है। ठीक बच्चों, एक तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को लिया, और बच्चों दूसरी चीज हमने क्या लिया, तो हमने दूसरी जो चीज लिखा वह जो सिविल सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज जिसमें आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, सिविल सर्विसेज के अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी कार्य प्रणाली का हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ठीक है, तो अब एक चीज आपको और याद रखना है, वो क्या है कि जो हमारे सांसद होते हैं या मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं, उनको कुछ विशेषाधिकार या इम्यूनिटीज दी जाती हैं, और वह विचार हमने कहाँ से लिया है, तो आप कहोगे कि सर वह विचार भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने ब्रिटेन से और क्या लिया, तो आप कहोगे कि सर सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लिया है। मतलब हमने तो एक ये कर दिया, सिविल सर्विसेज के अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी कार्यप्रणाली को लिया। ठीक है, एक तो हमने ये कॉन्सेप्ट ले लिया, और दूसरी चीज हमने ये लिया कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या सांसद होते हैं, उनको कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं। उन विशेषाधिकारों को हमने कहाँ से लिया है, तो आप कहेंगे सर ब्रिटेन से लिया है। इसके साथ साथ हमने एक चीज और यहाँ से ब्रिटेन से लिया है, और वो है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व।
का सामूहिक उत्तरदायित्व, मतलब एक मंत्री की गलती से, ठीक है, संपूर्ण मंत्रिमंडल को जाना पड़ सकता है, मतलब भंग हो सकती है, ठीक है। और अब हमको देखना होगा कि हमने आयरलैंड से भी कुछ लिया है, ठीक है। आयरलैंड से हमने क्या लिया, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर आयरलैंड से हमने पहली चीज जो आपको याद रखना है कि आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिया है या नीति निर्देशक तथ्यों को लिया है, ठीक है। और भी कुछ लिया है तो आप कहेंगे कि सर राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया है, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रणाली है ये हमने कहाँ से लिया है, तो आप कहोगे कि सर यह चीज़ हम लोगों ने आयरलैंड से लिया है। और इसके साथ साथ राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है यह कहाँ से लिया गया है, आप कहोगे कि सर यह भी आयरलैंड से लिया गया है। अब इन केसेस आपसे पूछता है कि जर्मनी से हमने क्या लिया, ठीक है। तो जर्मनी से हमने लिया है इमरजेंसी पावर, संकट कालीन शक्तियां लिया है। और इसी के साथ साथ ये भी लिया है कि इमरजेंसी के दौरान कौन कौन से मौलिक अधिकार, ठीक है, और किन परिस्थितियों में समाप्त किए जाएंगे, यह भी हमने कहाँ से सीखा है। तो आप कहोगे कि सर यह हमने जर्मनी से सीखा है। फ्रांस से हमने क्या लिया है, तो आप कहोगे कि सर फ्रांस से हमने क्या लिया, आप कहेंगे कि सर फ्रांस से ही हमने स्वतंत्रता, गणतंत्र और बंधुत्व की भावनाओं को लिया है। क्लियर, बंधुत्व की भावनाओं को, स्वतंत्रता, समानता भी लिख लीजिएगा, स्वतंत्रता समानता ये कर दिया हमने, स्वतंत्रता समानता गणतंत्र और बंधुत्व का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है। आप कहेंगे कि सर फ्रांस में, फ्रांस की जो क्रांति होती है वहाँ से लिया है, ठीक है। अब फिर आपसे पूछा जाता है कि सर भूतपूर्व सोवियत संघ या यूएसएसआर से हमने क्या लिया है, तो आप कहोगे कि सर ठीक है मूल कर्तव्य लिया है। खैर मूल कर्तव्य का कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि हमारे मूल संविधान में नहीं था, ठीक है। यूएसएसआर से हमने मूल कर्तव्य लिया है, लेकिन हमने आपको बताया कि मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर लाया गया है, ठीक है। तो अब और एक चीज आता है, कनाडा से हमने क्या लिया है, तो आप कहेंगे कि सर कनाडा से हमने अवशिष्ट शक्तियों को लिया है। ठीक है, कनाडा से अवशिष्ट शक्तियों या रेजिड्यू पावर्स को लिया है, ठीक है ना बच्चों। और अब एक बात आप याद रखिएगा कि कनाडा से ही हमने राज्यपाल की नियुक्ति का प्रोविजन भी लिया है और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, भारतीय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकती है, ठीक है, या नहीं दे सकती है, यह विचार भी हमने कनाडा से ही लिया है, ठीक है। और आइए अब देखते हैं कि यूएसए से हमने क्या लिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने क्या लिया है। तो देखिए जो यूएसए है, यूएसए से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार देने वाला अमेरिका, ठीक है, विश्व का पहला राष्ट्र है और अमेरिका के बिल ऑफ राइट से ही, बिल ऑफ राइट, यूएस के बिल ऑफ राइट से
भारतीय संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की अवधारणा को लिया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति पर कैसे महाभियोग लगाया जाएगा, यह भी कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से ही लिया है। और एक चीज आप याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, होता ही होता है। यह विचार भी हमने कहाँ से लिया है? आप कहोगे कि सर हमने अपने संविधान में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, यह विचार हमने, ठीक है, यूएसए से लिया है। ठीक है, और एक बात और, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या हमने कुछ लिया है? तो आप कहोगे यस सर, लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। वो क्या लिया है? आप कहेंगे प्रस्तावना की भावनाओं को लिया है, प्रस्तावना की भावना को लिया है। और क्या लिया है? आप कहेंगे कि सर कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची को भी हमने यहीं से लिया है। समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट भी हमारा यहीं से लिया गया है। ठीक है बच्चों, अब इस इतनी इंपॉर्टेंट बातों के साथ साथ आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? तो आप कहोगे कि सर हमें अगली बात ये जानना है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कि हमने क्या जापान से भी कुछ लिया है? तो आप कहोगे यस सर, जापान से हमने सीखा है विधि द्वारा, ठीक है, स्थापित प्रक्रियाओं को। जापान से लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं को लिया है। ठीक है, अब बच्चों अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या दक्षिण अफ्रीका से भी हमने कुछ लिया है, तो आप कहोगे यस सर, दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन की विधियों को लिया है। ठीक है, तो हमने आपको स्रोत बता दिए हैं, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज दोनों को बता दिए हैं। और इसके बाद बच्चों मैं यहीं पर विश्राम चाहूँगा। ठीक है, शुक्रिया आप सभी को। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं। नमस्ते।